तो कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि यूएस नेवी के बहुत सारे ऑफिसर्स अपने परिवार के साथ एक फेरी में जा रहे होते हैं और तभी उस फेरी में एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब मारे जाते हैं। यानी कि इस ब्लास्ट में 543 लोगों की मौत हो जाती है और ये केस यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा केस है क्योंकि एक साथ 543 लोगों की जान चली गई और ये सब वो नेवी ऑफिसर्स और उनका परिवार था जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और इसके लिए एटीएफ के एक ऑफिसर को जिसका नाम डग होता है उसे बुलाया जाता है। डग इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। तभी डग को एक दूसरे ऑफिसर का फोन आता है। वो कहता है कि नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है जो 30% तक जल चुकी है। डग कहता है कि अभी कई दिनों तक हमें इसी तरह से लाशें मिलती रहेंगी। डग पूछता है कि उसकी लाश कितने बजे मिली थी। वो दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमें पहला कॉल जो उस लाश के बारे में आया था वो आया था 10:42 को। डग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि 11:42। वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, मेरे हाथ में अभी भी कागज है और जो हमें पहला कॉल इस डेड बॉडी के बारे में आया था वो आया था 10:42 को। और इसके बाद डग सीधा उस जगह जाता है जहां पर उसकी डेड बॉडी होती है और डग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो फोन कॉल उसकी डेड बॉडी का आया था वो उस वक्त आया था जब ब्लास्ट भी नहीं हुआ था। और वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि वो लड़की की आधी बॉडी जली हुई है और वो उसके घर भी जाता है ताकि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सके। और वहां जाने के बाद उसे बहुत सारी चीजें पता चलती है और डग को ये भी पता चलता है कि उसने मॉर्निंग में एटीएफ के ऑफिस में फोन कॉल किया था। वहां पर एक शर्ट भी होती है जिसमें खून लगा होता है और डस्टबिन के अंदर बहुत सारी बैंडेज होती है जो ब्लड से सनी हुई होती है। और इसके साथ साथ वहां पर बोर्ड पर एक मैसेज भी होता है जिसमें लिखा होता है यू कैन सेव हर। इसके बाद डग अपने दूसरे साथियों के पास जाता है जो इस केस की डिटेल में छानबीन कर रहे होते हैं और डग उन्हें ये सब बातें बताता है। वो उन्हें बताता है कि इस लड़की को अगवा किया गया था और इसकी मौत ब्लास्ट होने से लगभग 2 घंटे पहले हो चुकी थी। इसे जानबूझकर जलाया गया और पानी में फेंक दिया गया ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत उसी ब्लास्ट में हुई है। और इसकी गाड़ी भी गायब है और हो सकता है कि उसी गाड़ी में एक्सप्लोजन को फेरी तक लाया गया हो। और यहाँ पर ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ये भी उसी गाड़ी की तलाश कर रहे होते हैं जिसमें एक्सप्लोजन को लाया गया था क्योंकि सबसे पहला ब्लास्ट वहीं पर हुआ था जहां पर सारी गाड़ियां रखी गई थी। डग उन्हें बताता है कि इस लड़की का नाम क्लेयर है और अगर आप इस केस को सुलझाएंगे तो फेरी वाला बॉम्ब ब्लास्ट केस अपने आप ही सुलझ जाएगा। इसके बाद डग वहां से जाने लगता है। तभी उसे सामने अपने दोस्त लैरी मिन्यूटी की गाड़ी दिखती है। लैरी मिन्यूटी एटीएफ में उसका पार्टनर होता है। वो एफबीआई के ऑफिसर से पूछता है क्या मेरा दोस्त लैरी भी यहाँ पर है, उसकी गाड़ी खड़ी है। एफबीआई का ऑफिसर उसे बताता है कि ये उन लोगों की गाड़ी है जो उस फेरी में थे और अब तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद डग को बहुत दुख होता है। हालांकि ये पूरा का पूरा केस एफबीआई के हाथ में होता है लेकिन डग ने बहुत अच्छा काम किया होता है इसीलिए एफबीआई का एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम पॉल होता है वो डग के पास आता है। डग दरअसल एटीएफ का ऑफिसर है। फिर भी पॉल चाहता है कि डग उनके साथ इस केस में काम करे क्योंकि डग ने जिस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की होती है उससे पॉल बहुत इम्प्रेस्ड होता है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ काम करो ताकि तुम अपने दोस्त लैरी के कातिल को भी ढूंढ लो और तुम यहाँ के लोकल हो तो तुम हमें इस केस में अच्छी तरह से मदद कर सकते हो। और डग पॉल के इस प्रपोजल को मान जाता है। इसके बाद डग को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर इसी केस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं। दरअसल इन्होंने एक तरह का प्रोग्राम बनाया होता है, इसका नाम होता है स्नो वाइट। और इस प्रोग्राम की खासियत ये होती है कि इस प्रोग्राम के जरिए ये लोग 4 दिन 6 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड पीछे जा सकते हैं। यानी कि 4 दिन 6 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड पहले क्या हुआ था ये सब कुछ देख सकते हैं, सबकी बातें सुन सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का माइनस पॉइंट ये होता है कि इस समय को फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं कर सकते। यानी कि इन्हें घड़ी की सुई की तरह एक एक सेकंड आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट आज हुआ है और इन्होंने इस मशीन को आज शुरू किया है तो ये इन्हें 4 दिन पुरानी फुटेज दिखाना शुरू करेगा और इन्हें बॉम्ब ब्लास्ट के इवेंट तक पहुंचने के लिए 4 दिन तक लगातार स्क्रीन को देखना होगा। लेकिन जितना भी एरिया इनकी रेंज में यानी कि इनके रडार में है ये उस एरिया में बहुत जल्दी से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। यानी कि अगर इन्हें किसी कमरे में कुछ देखना है और उसके तुरंत बाद ये बाहर देखना चाहते हैं तो चंद सेकंड्स में ये बाहर आ सकते हैं लेकिन समय को आगे या पीछे नहीं कर सकते।
अब डग से पूछा जाता है कि हमें कहां देखना चाहिए। डग बोलता है क्लेयर के घर में, क्योंकि अगर हम फेरी के आसपास देखते भी रहे तो वो बॉम्बर आज से 3 या 4 दिन बाद वहां पर बॉम्ब रखने के लिए आएगा। और जैसा कि हम इस डिवाइस को फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, और अगर वो बॉम्बर पहले उस जगह को देखने के लिए आता भी है तो भी हम उसे नहीं पहचान सकते। इसीलिए हमें क्लेयर पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उस आदमी ने हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्लेयर की गाड़ी चुराई, उसे अगवा किया, यानी कि वो उसे चेज करने की कोशिश करेगा। और अगर क्लेयर की जिंदगी में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये वही आदमी है और हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी टीम ऐसे ही करना शुरू कर देती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में क्लेयर मर चुकी है, लेकिन ये वक्त जो डिवाइस में देख रहे हैं ये 3 दिन पहले का होता है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट को 4 दिन हो चुके हैं और पिछले 1 दिन से ये इस डिवाइस पे सारी फुटेज देख रहे होते हैं। तो 3 दिन पहले का फुटेज अब इनके सामने आता है और ये क्लेयर को ट्रैक करना शुरू करते हैं। अब जब ये सब के सब क्लेयर को मॉनिटर पर देख रहे होते हैं तभी क्लेयर नहाकर बाहर निकलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है और वो चौकन्नी हो जाती है। डग बोलता है क्या वो हमें देख सकती है? उसकी टीम उसे बताती है कि नहीं, वो हमें नहीं देख सकती। इस बात को क्लेयर अपनी डायरी में भी लिखती है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। डग इस केस को सॉल्व करते करते क्लेयर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो शाम दिखाई जाती है जब क्लेयर किसी लड़के से मिलने के लिए एक बार में जाती है और वहां पर उसे एक फोन आता है और ये फोन उसी आदमी का होता है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। दरअसल क्लेयर ने अपनी पुरानी एसयूवी गाड़ी बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट डाली होती है और उसी के रिगार्डिंग ये कॉल होता है। वो आदमी उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्लेयर बोलते है कि आज मैं बिजी हूँ। वो उसका पता भी पूछता है। दरअसल वो उसकी गाड़ी खरीदना नहीं बल्कि चुराना चाहता है। क्लेयर उसे अपना पता बता देती है और ये सब कुछ डग और उसकी टीम देख रही होती है। अब ये लोग उस आदमी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जो क्लेयर को फोन कर रहा होता है और ये उसे ढूंढ लेते हैं और उसके आसपास जो गवर्नमेंट के सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनकी कनेक्टिविटी इनके पास होती है और उन कैमरास में ये उसे देखना शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि उसके पास एक बैग भी होता है। डग अपनी टीम को बोलता है कि इसके बैग को स्कैन करो और फेरी में जितने भी बैग्स थे उन बैग्स के साथ इसके बैग को मैच करो, क्या वहां पर ऐसा कोई बैग था। और जब उसकी टीम ऐसा करती है तो उन्हें पता चलता है कि फेरी में एक ऐसा ही बैग था और अब इन्हें पक्का यकीन हो चुका है कि ये वही इंसान है जिसने फेरी में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इसके बाद ये उसे और भी सीसीटीवी कैमरास में देखना शुरू करते हैं और एक और कैमरा में इन्हें उसकी इमेज दिखती है और ये टाइम होता है स्नो वाइट प्रोग्राम से 7 घंटे बाद का, यानी कि 7 घंटे बाद ये उसे स्नो वाइट प्रोग्राम में देख सकते हैं। और अब ये सब के सब उस पल का इंतजार करते हैं जब ये उसे स्नो वाइट प्रोग्राम में देख सकें, ताकि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के उसे अरेस्ट कर लिया जाए और अपने मिशन को अंजाम दिया जाए। दरअसल इनका मिशन यही होता है कि ये इस आदमी को अरेस्ट करना चाहते हैं। अब उस पल का इंतजार करते करते डग स्क्रीन पर देख रहा होता है। वहां पर क्लेयर होती है। डग के हाथ में एक लेजर लाइट होती है और वो उस लेजर लाइट को स्क्रीन पर चमकाता है और तभी क्लेयर ऊपर देखती है और डग समझ जाता है कि ये सिर्फ थर्मल इमेजेस नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। दरअसल एफबीआई की टीम ने डग को ये बताया होता है कि ये सिर्फ थर्मल इमेजेस है और हम यहाँ पर बातें सुन सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात से डग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने वहां पे लाइट जलाई और उसने ऊपर देखा, इसका मतलब हम यहाँ से जो भी कुछ करते हैं वहां पे उसका असर पड़ता है और अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वो उसे बताते हैं कि हाँ, ये कोई थर्मल इमेजेस नहीं है बल्कि ये एक असली टाइम विंडो है। डग पूछता है कि हम जो क्लेयर को यहाँ पर देख रहे हैं क्या वो जिंदा है? वो कहते हैं कि हाँ, वो उस टाइमलाइन में जिंदा है। डग पूछता है क्या कोई इंसान उस टाइमलाइन में जा सकता है, यानी कि पास्ट में जा सकता है? वो कहते हैं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हमने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने गिनी पिग को भेजा, लेकिन वो सब के सब मर गए, उनकी हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन हम पास्ट में किसी मैसेज को भेज सकते हैं। डग कहता है तो ठीक है, 4.5 दिन पहले मुझे मेरे ऑफिस में एक वार्निंग नोट भेजो ताकि हम इस आदमी को क्लेयर से मिलने से पहले पकड़ लें। वो कहते हैं कि नहीं, हम पास्ट में कुछ भी नहीं बदल सकते। डग कहता है कि हो सकता है ये प्रोग्राम हमारी सोच से भी काफी बड़ा हो, काफी एडवांस हो, और वो उन्हें इस बात के लिए मना लेता है और वो पास्ट में यानी कि 4.5 दिन पहले डग के लिए एक वार्निंग नोट छोड़ते हैं और इससे पहले कि वो नोट डग को मिलता वो वहां से चला जाता है और वो नोट डग के दोस्त उसके पार्टनर लैरी को मिल जाता है और लैरी वही है जो फेरी में था जिसकी मौत हो चुकी है। अब उस नोट में उस जगह का टाइम और पता लिखा होता है जहां पर वो आदमी आने वाला है, यानी वो जगह जहां पर डग और उसकी टीम ने उस आदमी को सीसीटीवी कैमरे में देखा था, जहां पर वो 7 घंटे बाद आने वाला है, जिसके लिए पूरी एफबीआई की टीम उसका इंतजार कर रही है। अब लैरी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो आदमी भी आता है और जब वो गाड़ी के अंदर होता है
तो लैरी उस पर गन तान देता है, लेकिन वो अंदर से गोली चलाता है और लैरी को घायल कर देता है। और इसके बाद वो लैरी को अपनी गाड़ी में रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसकी गाड़ी इनकी रेंज से आउट जा रही होती है और एक बार वो इनकी रेंज से आउट हो गया तो ये उसे स्नो वाइट प्रोग्राम में नहीं देख सकते। अब डग उस गाड़ी को लेकर उसके पीछे जाता है जिसके अंदर वो डिवाइस है जिससे रेंज को निर्धारित किया जाता है, और डग के उसके पीछे जाने की वजह से वो उसे लगातार फॉलो करते रहते हैं। वो आदमी एक जगह जाता है और वहां जाने के बाद वो लैरी को मार देता है। अब डग भी वहां पहुंच गया है। डग को वहां पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी टीम को वहां पर सब कुछ दिख रहा होता है, कैसे उसने लैरी को मारा, कैसे उसने उसको जलाया। लेकिन डग अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता। हालांकि वो फेरी में पहले भी मर चुका है, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत बदल चुकी है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने पास्ट में वो नोट भेजा होता है। इसके साथ साथ FBI के पास अब उसकी फेस की पूरी फोटो है और वो उसकी फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में मैच करते हैं और उसका पूरा नाम, पता, सब कुछ FBI को पता चल जाता है और ये केस इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद वो उस आदमी के घर जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस आदमी का नाम कैरल होता है और इसकी फिश के सामान की दुकान होती है। दरअसल ये दिमागी रूप से अनस्टेबल होता है, यानी कि इसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसने मरीन्स में और आर्मी में ट्राई किया था, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसी नाराजगी में ये नेवी वालों के शिप को यानी कि उस फेरी को ब्लास्ट करता है। अब जब वो डग के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है तो FBI ये डिसाइड करती है कि वो इस केस को बंद कर देगी क्योंकि मुजरिम पकड़ा जा चुका है। लेकिन डग अभी भी इस केस में काम करना चाहता है क्योंकि स्नो वाइट प्रोग्राम में अभी भी बम ब्लास्ट होने के लिए 12 घंटे बचे हुए। वो उन 12 घंटों के अंदर उस बम ब्लास्ट को होने से रोकना चाहता है, लेकिन FBI उसे इजाजत नहीं देती। वो कहते कि मुजरिम पकड़ा जा चुका है और अब ये केस यहीं पर खत्म होता है। लेकिन डग हिस्ट्री को बदलना चाहता है, इसीलिए वो स्नो वाइट प्रोग्राम के एक आदमी को फोन करता है जो उस प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका नाम डैनी होता है और वो डैनी को बोलता है कि जिस तरह से हमने पास्ट में एक मैसेज भेजा था उसी तरह से मैं भी जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि पहले हमने कई गिनी पिग्स को भेजा है लेकिन सब के सब मारे गए। लेकिन डग और डैनी ये प्लान बनाते हैं कि वो डग को पास्ट में एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में भेजेंगे ताकि उसका तुरंत इलाज हो सके, और वो ऐसे ही करते हैं। और जब डग वहां पे पहुंचता है तो डॉक्टर देखते हैं कि वो लगभग मर ही चुका होता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो अंदर लिखा होता है रिवाइव मी, और डॉक्टर इसके बाद उसे बिजली की शॉक देते हैं और इस तरह से डग की जान बच जाती है। और अब डग के पास एक मौका है क्लेयर को बचाने का, इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने का। डग हॉस्पिटल से सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर बॉम्बर ने क्लेयर को पकड़ा होता है, उसको बंदी बनाया होता है और वो उसे जलाने वाला होता है कि तब तक डग वहां पर पहुंच जाता है और डग उसे बचा लेता है। लेकिन वो बॉम्बर वहां से भाग जाता है। इसके बाद डग क्लेयर को गाड़ी में लेकर वहां से निकलता है। डग क्लेयर को बताता है कि ये आदमी फेरी को उड़ाने वाला है। क्लेयर बोलती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। डग कहता है कि इतना टाइम नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट में वो फेरी को उड़ा देगा। डग काफी बुरी तरह जख्मी भी होता है क्योंकि इन दोनों की मुठभेड़ में डग को काफी चोट लगी होती है। डग क्लेयर को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, अपने घाव पे कुछ दवा लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। और डग क्लेयर को उसके घर पर ले जाता है। वहां पर उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सी चीज कहां पर है क्योंकि वो यहाँ पर कई बार आ चुका है। ये देख के क्लेयर को उस पर शक होता है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। वो कहते हैं कि तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला और तुम्हें हर चीज का पता है कि कौन सी चीज कहां पर है। डग बोलता है कि मैं ATF का एजेंट हूं, लेकिन क्लेयर को शक होता है कि ये वही आदमी है जिसने उसको अगवा किया था, जो उसे मारने वाला था। क्योंकि क्लेयर के मुंह पर कपड़ा था इसीलिए उसने उस आदमी को देखा ही नहीं था। डग उसे कहता है कि तुम ATF के ऑफिस में फोन करके पूछ लो कि वहां पर कोई डग कैलरिन नाम का आदमी काम करता है, और वो ऐसी करती है। वो ATF के ऑफिस में कॉल करती है और पूछती है कि यहाँ पर कोई डग कैलरिन नाम का आदमी काम करता है। वो कहते कि हाँ। इसके बाद वो डग का हुलिया पूछती है और उसका हुलिया एग्जैक्ट वैसी होता है जो आदमी उसके सामने है, और इसके बाद क्लेयर को यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रहा है। अब डग क्लेयर को वहां पर छोड़कर निकलने से पहले दीवार पे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे वो ये लिखता है यू कैन सेव हर। इसके बाद डग चारों तरफ कमरे को देखता है और वो समझ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं बदला क्योंकि इस कमरे में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उस वक्त था जब पहली बार डग इस कमरे में आया था। डस्टबिन के अंदर बैंडेज होती है जो अभी अभी क्लेयर ने डग का खून साफ करके उस बैंडेज को उस डस्टबिन के अंदर फेंका है। वहां पर एक शर्ट होती है जो अभी अभी डग ने उतारी जिसमें खून लगा हुआ है, और कुछ देर पहले ही क्लेयर ने डग के ऑफिस में यानी कि ATF के ऑफिस में कॉल किया और डग के बारे में पूछताछ की। और ये सब वो घटनाएं होती है
जो डग अपनी आंखों से देख चुका है। मतलब जब डग इस कहानी की शुरुआत में पहली बार इस कमरे में यानी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है तो उसे डस्टबिन में कुछ बैंडेज दिखती है जिसमें खून लगा होता है। उसे वहां पे एक शर्ट मिलती है जिसमें खून लगा हुआ होता है और दीवार पे ये लिखा हुआ होता है कि यू कैन सेव हर। और साथ ही साथ उसे ये भी बताया जाता है कि क्लेयर का आज सुबह एटीएफ के ऑफिस में कॉल आया था। यानी कि अभी भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। क्योंकि जब इस केस की शुरुआत होती है तो उसने ये सब बातें, ये सब चीजें देखी होती है। यानी कि डग पहली बार टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर नहीं आया, वो पहले भी आ चुका है, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। अगर वो कामयाब होता तो फेरी के सारे लोग बच जाते, क्लेयर बच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब मर जाते हैं। इसीलिए डग समझ जाता है कि क्लेयर की जान अभी भी खतरे में और वो क्लेयर को बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं बदला और अब तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि तुम सुरक्षित रह सको। और वो क्लेयर को लेकर फेरी की तरफ निकल पड़ता है। फेरी पर पहुंचने के बाद उनका ये प्लान होता है कि जब बॉम्बर बॉम्ब लगा के चला जाएगा तो डग उसे डिफ्यूज कर देगा। अब बॉम्बर वहां पर बॉम्ब लगाकर निकल जाता है। डग क्लेयर को बोलता है कि तुम नेवी ऑफिसर के पास जाओ और उसे बम की इंफॉर्मेशन दो ताकि वो तुम्हें अपनी कस्टडी में ले ले और इस तरह से तुम सेफ रहोगी। और डग ये बोलने के बाद क्लेयर को किस करके वहां से निकल जाता है। अब जो बॉम्बर होता है जब वहां से जा रहा होता है तो वो क्लेयर की और डग की गाड़ी को वहां पर देख लेता है और वो समझ जाता है कि डग अंदर है और वो भी फेरी के अंदर चला जाता है। और जब क्लेयर उस बॉम्बर को फेरी के अंदर जाते हुए देखती है तो वो भी फेरी के अंदर आ जाती है। पर इससे पहले कि वो डग तक पहुंचती, बॉम्बर उसे देख लेता है और उसे बांधकर उसी गाड़ी में बिठा देता है जिसमें बॉम्ब होता है। अब डग भी वहां पर आ जाता है और डग और बॉम्बर के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच क्लेयर मौका देखकर गाड़ी चलाती है और वो उससे बॉम्बर को कुचल देती है। डग उसे गोली मार देता है और अब गाड़ी में जो बॉम्ब है वो फटने वाला है। डग गाड़ी के अंदर बैठता है और वो गाड़ी को लेकर समंदर में कूद जाते हैं और ये दोनों गाड़ी के अंदर फंसे होते हैं। क्लेयर गाड़ी से निकल जाती है और ऊपर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि डग गाड़ी से बाहर आता, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डग की मौत हो जाती है और क्लेयर बच जाती है। इसके बाद क्लेयर को समंदर से बाहर निकाला जाता है। इन दोनों ने मिलकर 543 लोगों की जान बचा ली, लेकिन डग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस बात से क्लेयर बहुत परेशान होती है। तभी उससे मिलने के लिए एक ऑफिसर आता है और जब वो देखती है तो सामने डग होता है। डग उसे कंसोल करता है लेकिन डग उसे पहचानता नहीं है। लेकिन क्लेयर डग को पहचानती है, वो उससे प्यार करती है और डग उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दूसरा डग आया कहां से। दरअसल इस फिल्म में, इस कहानी में दो टाइमलाइंस चलती हैं। एक टाइमलाइन वो जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से शुरू होती है और दूसरी टाइमलाइन वो जो ये सब स्नो वाइट प्रोग्राम के जरिए करते हैं जिसमें ये पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट का जो डग होता है वो मर जाता है, लेकिन फ्यूचर का डग जो अभी इस वक्त यहाँ पर आया है वो जिंदा होता है। और अगर क्लेयर जिंदा नहीं बचती, फेरी में ब्लास्ट हो जाता, तो ये टाइम लूप फिर दोबारा से वैसे ही चलता जैसे इस मूवी की शुरुआत में चला था। यानी कि डग क्लेयर की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर पर जाता और उसे वो सब चीजें वहां पर मिलती जो उसने खुद वहां पर छोड़ी हुई हैं। तो ये थी कहानी डेजा वू की। ये फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था $75 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $181 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी।